हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा पीएससी सीरीज का पार्ट नंबर 34 जनरल स्टडीज का कंप्लीट पोर्शन होता है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सारा चीज जितना भी चीज़ मेंशन है सब देखने को मिलेगा। तो सब पे हम लोग फोकस करेंगे अच्छे से। आज नेशनल यूनिटी डे है, तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट में आपको देखने को मिलेगा नेशनल यूनिटी डे पर कुछ स्पेशल स्लाइड, तो चर्चा करेंगे उस पर। बाकी पीडीएफ इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज जितना भी जनरल स्टडीज का पोर्शन है वह सारा एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम से उठाया गया है, तो ये चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए। ओके, तो लेक्चर हिंदी में रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 34। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लें। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अब तक 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। 2014 से आप लोग मनाना शुरू किए थे। क्यों किए थे? सरदार वल्लभ पटेल जी का बर्थडे था 31 अक्टूबर को, इसीलिए तो 2014 में शुरू किया गया। इनका बर्थडे देखिए 1875 को है। इतना इंटरेस्टिंग डे है, मतलब ईयर है। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जी का भी बर्थ ऑफ ईयर जो है से आपको 1875 ही देखने को मिलेगा। ओके, तो फॉल्स ऑन दिस डे, तो उनका जन्म दिवस था, इसीलिए जो है से हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। ऐसा काम देखिए मोदी जी के द्वारा किया गया था। आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट जब आया था सत्ता में, तब जाकर ऐसा डे को मनाना मतलब ऐसा डे को जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। ही इज पॉपुलरली नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इनको भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 562 प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करके इंडिया बनाए थे। ठीक है, 1947 में 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने के बाद एक कंट्री आप लोगों का बना था। और तब जाकर 14 स्टेट जो है फॉर्म हुआ था। आप लोग को आइडिया होना चाहिए, जब आज़ादी आप लोग हुए थे 1947 में तब। तो पहले जो है पूरा इंडिया जो है बिखरा हुआ था। तो पहले तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइएगा ना, तो पहले के राइटर बोला करते थे कि भारत के इतने टुकड़े टुकड़े होंगे आज़ादी के बाद कि पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उन सबका मुंह हम लोग बंद करा दिए। सब में यहाँ पे हम लोग मिल के रह रहे हैं, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पर इंडिया चल रहा है। ओके, तो ही सर्व्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कुछ देख लीजिए इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कंट्री में। ये सारा तो काम करे ही हैं, साथ ही में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फर्स्ट, और साथ में होम मिनिस्टर भी फर्स्ट रहे थे ना। तो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट में, तो ये दोनों के लिए है। तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। अभी होम मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह? अमित शाह जी हैं। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। देखिए इनके बारे में कुछ याद रखिएगा, जैसे कि नाम इनका सरदार है ना, पहले नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बाद में लगा था। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार बाय द गांधी जी ड्यूरिंग द बारादोली सत्याग्रह 1928। ये जो सरदार नाम दिया गया था गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। ये आपका माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वुमेन के द्वारा दिया गया था। पहले महात्मा गांधी उनको सरदार बोले थे, बाद में महिलाओं के द्वारा जो है से उनको सरदार सरदार कहा जाने लगा। तो ये मत बोल दीजिएगा कि सरदार जो है से महिलाओं ने दिया था नाम। ठीक है, महात्मा गांधी दिए थे। इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही आंसर महात्मा गांधी ही है। तो बारादोली सत्याग्रह भी याद रख लीजिएगा, 1928 का है। और 182 मीटर टॉल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हैज बीन मेड ऑन नर्मदा रिवर इन केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो अब हम लोग जो है से मान सम्मान देने में भी कोई कमी इनको नहीं रखे हैं। नर्मदा रिवर पर देखिएगा, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, तो वहाँ पे एक स्टेचू लगा दिए 182 मीटर का। चलिए अभी तो नहीं बताया, इनके आर्किटेक्ट कौन है? जो यहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी लगा हुआ है उनके आर्किटेक्ट कौन है बताइए जरा, देखते हैं। और इनको भारत रत्न भी हम लोग दे दिए हैं 1991 में, जबकि 1990 में किसको भारत रत्न दिए थे याद है? 1990 में हम लोग दिए थे भीमराव अंबेडकर जी को ना। देख लीजिएगा, यही है आपका 182 मीटर का स्टेचू यहीं पे नर्मदा रिवर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब है से जितना भी मूर्ति देखने को मिल रहा है स्टेचू पूरा वर्ल्ड में, पढ़ लीजिएगा, तो सब उसके सामने बौना लग रहा है। अब मोदी जी चिढ़ा भी रहे थे, आपको पता होगा, चिढ़ा नहीं रहे थे, जैसे कि उंगली दिखा रहे थे ना, किसके सामने? एक मूर्ति आप लोगों को थंबनेल में दिखाया था कि एक था स्टेचू ऑफ लिबर्टी था अमेरिका का, और दूसरा था यहाँ पर ये स्टेचू ऑफ यूनिटी इंडिया का, तो उसमें छोटा लग रहा था तो एक तरह से चिढ़ा रहे थे, जस्ट जो कर रहा हूँ। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, हाइट इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 182 मीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सैल्यूट है, जो कि देश बिखरा पड़ा था और उसको यूनाइट करके एक पूरा कंट्री के रूप में पिरो दिए हैं। ठीक है, और आज देखिए हमारा कंट्री बहुत अच्छे लेवल में है। पूरा वर्ल्ड में देखिएगा अर्थव्यवस्था उथल के पुथल हो गया। जैसे ज़्यादा दूर जो है जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पड़ोसी देश देख लीजिए, अफगानिस्तान है, उसका क्या कंडीशन है, श्रीलंका का क्या कंडीशन आपको पता होगा अभी हाल ही में, प्लस में पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है आपको पता ही होगा। तो ये सब देखिए, हमारा जो लीडर है यहाँ का ना, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो भी पहले से हैं,
कंडीशन देखिए उतना अच्छा तो नहीं है, पूरा वर्ल्ड जैसा है, बट कंडीशन में हमारा बेहतर है। जैसे पड़ोसी देश का जो कंडीशन है उससे हमारा कंडीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि लीडर यहाँ के अच्छे हैं। आप लोग को बुरा लगता है या फिर अच्छा लगता है, बट लीडर कंट्री को अच्छे से लेकर चल रहे हैं। महंगाई का मुद्दा आप लोग के माइंड में सबसे पहले आता है नहीं। चलिए, तो हो गया आपका इतना सारा कॉन्सेप्ट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में याद रखिएगा इतना। बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन देखते हैं, तो आज डायरेक्ट मैच करेंगे। क्वीन ऑफ फायर है, क्वीन ऑफ फायर जाएगा देविका रंगाचारी, ये लिखे हैं बुक। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम, ये लिखे हैं अश्विनी श्रीवास्तव, इनके बारे में याद रखिएगा, अश्विनी श्रीवास्तव। उसके बाद ये जो नोट जस्ट अ नाइट वॉचमैन लिखा हुआ है बुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, यह विनोद राय के द्वारा लिखा गया बुक है। यह फॉर्मर कैग थे विनोद राय। आर्टिकल 148 51 था, आपको पता होगा, कैग के बारे में लिखा हुआ है संविधान में। हियर योर सेल बुक प्रेम रावत जी लिखे हैं। बाकी समथिंग लाइक लव, ये जो है झारखंड के पर्सनालिटी हैं ज्ञान सिंह, वो इनके द्वारा बुक लिखा गया है। यह मेदिनीनगर से बिलोंग करते हैं। उसका जंगल तंत्र बुक लिखा गया है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। और डार्क हॉर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, ये लिखा गया है नीलोत्पल मृणाल के द्वारा, डार्क हॉर्स। ओके, और डार्क हॉर्स मतलब आपको लोग पता होना चाहिए। और डार्क हॉर्स जो है एक इडियम भी है, यार पता है किसी को, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जो अचानक से जीत जाता है, उसको चांस ही नहीं था कि जीतेगा बट वह जीत गया। जनरल नॉलेज का सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 2। इसमें एसएससी सीजीएल मैं पहले बता चुका हूँ, एसएससी सीजीएल 2021 का सारा क्वेश्चन इसमें है। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टैक्स सिस्टम दैट कलेक्ट्स अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोज विथ हाई इनकम देन फ्रॉम दोज विथ लोअर इनकम्स। कहने का मतलब है कि एक ऐसा टैक्स का सिस्टम है, कर की प्रणाली है, जिसमें कम आय के जो लोग होते हैं ना, उनकी तुलना में जो उच्च आय वाले लोग हैं उनसे अधिक जो है से एकत्र किया जाता है। जो कम कमाते हैं उसको कम टैक्स लगता है, जो ज़्यादा कमाते हैं उनको ज़्यादा टैक्स लगता है। वो होता है एक प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। उस तरह से समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है। प्रोपोर्शनल टैक्स यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा। प्रोपोर्शनल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें जो होता है से कंपनी सब पर जो है से मतलब अनुपात में लगाया जाता है, 30% होता है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का एग्जाम्पल लीजिए, ये एक प्रोपोर्शनल टैक्स है, सब पर जो है से 30% ही लगाया जाता है, तो एक कॉर्पोरेट टैक्स के अंतर्गत यह आता है। तो प्रोग्रेसिव होता है, इसका जस्ट अपोजिट रिग्रेसिव होता है। पेरोल टैक्स तो ऐसा टैक्स होता है जिसमें कहीं पर आप लोग पेरोल लेते हैं ना, तब जाकर आपको पे करना पड़ता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी जो है से सर्वाधिक कर देने वाले पर्सन है ना, व्यक्तिगत करदाता के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी तो ऐसे कॉर्पोरेट बहुत सारा है। इज अ फॉर्म ऑफ बैलेट सिंगिंग इन ओडिशा, एक ऐसा जो है से उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत है, उसका नाम क्या है? कजरी, दसकथिया लिखा हुआ है, पौड़ा लिखा हुआ है, फिर सोहर लिखा हुआ है। आंसर इसका दसकथिया हो जाएगा। यह उड़ीसा में प्रचलित एक गाथा गीत का रूप है ना, इसको याद रखिएगा। पौड़ा महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, और सोहर जो है बिहार में होता है। सारा का सारा तो देखने एक तरह का जो है गीत ही देखने को मिलेगा, गाथा गीत बोलिए। पौड़ा ना एक आर्ट है, यह गीत नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का पौड़ा जो है एक आर्ट है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, जहाँ पे लिंगराज टेम्पल है और कलिंगा स्टेडियम भी है। कलिंगा का वार हुआ था 261 BC में, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल, इनमें से कौन जो है से मवेशियों की स्वदेशी नस्ल है, डेयरी का नस्ल बोला है? रेड सिंधी, चिप्पी पराई लिखा हुआ है, कन्नी और कोम्बई। आंसर इसका रेड सिंधी हो जाएगा। सिंध वाला रीजन आपको पता है ना, पाकिस्तान, तो वहीं से जो है सब तो भारत अलग हो गया, तब चला गया। तो बट एक ब्रीड जो है से यह देसी नस्ल का है, सिंध ना, बाद में अलग हो गया, पाकिस्तान अपना भाई है तो बाद में अलग हो गया, उससे कोई बात नहीं है। बट ये जो है भारत का ही है, तो वह इसको हम लोग देसी बोलेंगे। ओके, रेड सिंधी। ओके, यह कैटल का एक ब्रीड है। बाकी चिप्पी पराई लिखा हुआ है, कन्नी और कोम्बई है सारा डॉग का एक वैरायटी है ना, साउथ इंडिया में मोस्टली यह देखने को मिलेगा। आंसर इसका ए हो गया, रेड सिंधी। और सिंधी लैंग्वेज भी आपको के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1967 में पहली बार इसको संविधान में ऐड किया गया था, जब संशोधन किया गया था 1967 में, सिंधी लैंग्वेज ही वह था। ओके ना, अब टोटल 22 भाषा है 8वां शेड्यूल में, ये सब कुछ पता होना चाहिए। हु प्रेसाइडेड ओवर द 1888 सेशन ऑफ INC एट इलाहाबाद, 1888 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था इलाहाबाद का, वह जो है किसके द्वारा जो है प्रिसाइड किया गया था या अध्यक्षता किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जॉर्ज यूले के द्वारा, फिर एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका सी हो जाएगा, जॉर्ज यूले ना, याद रखिएगा।
तो जॉर्ज यूलिया के द्वारा 1888 का इलाहाबाद में हुआ था, तो उसको प्रिसाइड किया गया था, ये अंग्रेज थे। बाकी जो फाउंड किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी को क्या स्थापना किया गया था, आपको पता होगा 1885 में। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके, सही बोल रहा हूँ? गवर्नर जनरल थे या फिर वायसराय थे? 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया था, तो कहाँ से बचे? बात समझ में आ रहा है ना? तो वायसराय थे। ओके, तो उनके काल में हुआ था। मैं देख रहा था कि लास्ट क्लास जो आप लोग का लिया था, कहीं कहीं वायसराय भी को गवर्नर जनरल गलती से बोल दिया था, तो उतना छोटा छोटा मिस्टेक को माफ़ कर दिया कीजिए। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि 1858 से जो है से आपका वायसराय का पोस्ट आया था, जो कि लॉर्ड कैनिंग बने थे ना। तो एओ ह्यूम के द्वारा जो है से फाउंड किया गया था कांग्रेस पार्टी को। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है से पहले जो है से प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में याद रखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जॉर्ज यूलिया 1888 आपको याद होना चाहिए, इलाहाबाद। और एनी बेसेंट जो थे 1917 के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थी, उस समय कलकत्ता में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला थी जो कि कांग्रेस को प्रेसाइड की थी, कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड की थी। ओके ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ए कोर्ट्स एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है से किस समय जो है से पास किया गया था? उसी समय जिस समय वार हो रहा था ना, याद है ना, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। तो 1971 में इसको हुआ था। कनेक्ट करके याद रखा कीजिए डेट को, डेट बहुत सारा होता है। जनरल स्टडीज़ का पोर्शन ना मतलब आसान नहीं होता है, तो क्वेश्चन मैं आपको ले लिया हूँ यहाँ पे। जीएस का पोर्शन ना मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन जैसे सीजीएल 2021 में पूछा गया था ना, मत कहिए। और नॉर्मल और करंट अफेयर का तो क्वेश्चन बहुत ही उम्दा टाइप का पूछा गया था। ओके, नॉर्मल आप लोग उड़ते उड़ते पढ़िएगा ना तो सब पता भी नहीं चलेगा। और अभी तो आपको पता होगा ऐसे सीजीएल अभी आप लोग बहुत लोग भरे हैं, आपको मुझे पता है, तो उसका भी तैयारी कर ही रहे होंगे, तो बहुत सारा तो सेक्शन आपको यहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो अच्छे से देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवा रहा हूँ। होता है ना कि घर में जैसे मान लेते हैं मेरा कोई कढ़ाई है, तो ऐसा थोड़ी है कि सब्जी बनाना है तो मैं वैसे मतलब आलू की सब्जी बनाना है तो वो कढ़ाई यूज करूँगा, कढ़ाई तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली। और फिर मान लेते हैं कि हमको बैंगन बनाना है, दूसरा कढ़ाई यूज करूँगा, उसके बाद दूसरा कुछ सब्जी बनाना है, दूसरा को यूज करूँगा, ऐसा नहीं होता है। कढ़ाई एक ऐसा होना चाहिए जिसमें सब सब्जी बन जाए। तो तैयारी आपका इस तरह से होना चाहिए कि जनरल कंपटीशन सब कवर हो जाना चाहिए। तो एसएससी जैसे एग्जाम का तैयारी कीजिएगा ना, एसएससी लेवल का तैयारी कर लीजिएगा, तो नॉर्मल आपका हर एक एग्जाम कवर हो जाएगा। एसएससी में इतना ताकत है कि सब एग्जाम को वह कवर कर लेगा। ओके, दूसरी बात है कि कोई पार्टिकुलर स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका स्टेट का स्पेसिफिक जीके देखना पड़ता है, बस तैयारी कंप्लीट है। समझ गए? चलिए, तो आंसर इसका 1971 हो गया। चलिए, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया आंसर इसका, ये हो गया। और बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा करना। तो कोर्ट बोलता है कि हम जो बोले हैं भाई आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, या तो कोर्ट का जो आदेश है उसको मानना पड़ेगा, तो उसका आप अवमानना नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट का मतलब वही होता है अवमानना, यानी कि जो हम दिए हैं सजेशन उसको आपको मानना ही पड़ेगा। ओके ना, तो इसका चीज़ है, जो भी रूल रेगुलेशन जो कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है या उसको लागू किया जा रहा है या भी इशू किया गया है उसको मानना पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। तो यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। 1971 में ऐसा लाया गया था। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। 26 जनवरी 1950 को, आपको तो पता होगा, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस समय मात्र ना 8 ही जज हुआ करते थे। वर्तमान में कितने जज हैं टोटल? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? और 8 बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बता रहा हूँ ना, इसको याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड करके ही 8 थे। अभी कितने नहीं, चलिए एक अक्षर भर दीजिए, बताइए। तो अभी जो है कितने हैं बताइए आंसर। A4 साइज का सीट ले लिया है ना, क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी एक अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 1971 बाकी सुप्रीम कोर्ट का जज आर्टिकल 124, 127, इस बार इन लोग के अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया जाता है। जो भी जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और कुछ पॉइंट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 तक रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी रिट जारी करने का अधिकार होता है आर्टिकल 226 के तहत। उसको ध्यान रखिएगा, 5 तरह का टोटल रिट होता है। कौन कौन सा होता है उसको भी नोट डाउन कीजिए जरा, कभी कभी आपसे पूछ देते हैं 5 तरह का रिट कौन कौन होता है। वर्तमान में 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं DY चंद्रचूड़, उनको याद रखिएगा। यूरिया और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड डैश। बोला जा रहा है कि एक यूरिया कंपाउंड देखने को मिलेगा, तो नाइट्रोजन और किसके साथ रिएक्शन कराने के फलस्वरूप बनता है। आइए पहले इसको देख लेते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पे अमोनिया देखने को मिल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा रिएक्शन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको हीट किया जाता है, तो यहाँ पे कैटालिस्ट ना वाटर का यूज किया जाता है, तब जाकर यह यूरिया बनता है, NH2CO NH2। वैसे अगर पहले बार अगर लैब में अगर पूछेंगे ना आपसे कि सबसे पहले बार लैब में जो यूरिया बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था,
तो वह था नाम उनका डब्ल्यू ओल्हर नाम था, या फिर एच ओल्हर था, कुछ देखना पड़ेगा, अभी थोड़ा उनका पहला नाम याद नहीं पड़ रहा है। ओल्हर के द्वारा जो है से यह जैसे अमोनियम साइनेट नाम है इसका, उसी को हीट किया गया था और तब जाकर यह कंपाउंड बन गया था। सेम एग्जैक्टली यही बन जाएगा, ओके ना। तो यह अमोनियम साइनेट को गर्म करके बना था। बट क्वेश्चन आपको अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करने के बाद भी यूरिया बनेगा। यूरिया एक नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, आपको पता होना चाहिए। पौधों को जो है से एनपीके चाहिए ही चाहिए होता है। टोटल 16 ऐसे बोला जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे चाहिए होता है प्लांट को अपना अच्छा तरह से उनको ग्रोथ के लिए ना। चलिए, जिसमें एनपीके का सबसे इंपॉर्टेंट होता है 1:2:1 के रेशियो में एनपीके चाहिए होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक कैलियम यानी कि पोटेशियम है। आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आंसर इसको याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जो कि आप लोग को ग्लोबल वार्मिंग गैस है ना, आपको पता होगा, ग्रीन हाउस गैस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और मीथेन तो इससे भी खतरनाक है भाई, CH4 आप लोग देखते हैं, इससे भी खतरनाक है। इसका तो यूज आप लोग नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। इसे 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब जाकर इसके बराबर आएगा, ओके, समझ लीजिए। तो इतना ज़्यादा नुकसान मीथेन है। अभी इस पर चर्चा भी चल रहा था। आप लोग कार्बन न्यूट्रल बनने वाले हैं 2070 तक, देखते हैं 2022 में तो आप लोग अचीव नहीं किए किसानों के डबल करने के लिए, ओके ना। तो आंसर इसका बी हो गया। और कुछ, यूरिया में नाइट्रोजन 40% पाया जाता है, सब याद रख सकते हैं, ओके ना। डीएपी का फुल फॉर्म चाहिए मुझे, बताइए जरा, डीएपी का फुल फॉर्म बताइए। द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ डैश द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बोला जा रहा है कि जो ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो है, देखिए कितना हार्ड ये क्वेश्चन है, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ग्रेट लगे कोई बोलेंगे ना कि ये यूपीएससी लेवल का है, तो जी हाँ, यूपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन है। यह यूपीएससी के बाद एसएससी का ही नंबर आता है। इंडिया में जो टफ एग्जाम है उसमें यूपीएससी के बाद एसएससी का ही नंबर आता है। जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है वो जो है किस लिस्ट में, किस शेड्यूल के तहत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है उसका। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ना। तो शेड्यूल 1 में जो है से आपका मेंशन है ग्रेट हॉर्न राइनो। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, इसको याद रखिएगा, 21 अगस्त 1972 को इसको पास किया गया था, जबकि इंप्लीमेंट किया गया था 9 सितंबर 1972 को। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आगे चलकर जेपीएससी जैसे एग्जाम का आप लोग तैयारी करेंगे तो कम से कम बेस तैयार होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, नहीं तो पता चला कि हवा भी नहीं लगेगा जेपीएससी का क्वेश्चन आप लोग को। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट एक्ट हम लोग का आया था 1981 का है, सब देख लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ है। शेड्यूल 1 हो गया। बाकी वन हॉर्न राइनो के लिए जो आप लोग को पता होना चाहिए, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, कहाँ पे, आसाम में। बाकी वहाँ पे मानस भी है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मानस, कान्हा नेशनल पार्क, सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा, कान्हा यहाँ पे नहीं है, मध्य प्रदेश में है, सॉरी, ओके ना, इसको याद रखिएगा। ये जो IUCN का जो लिस्ट है, रेड लिस्ट में, वो वनरेबल कैटेगरी में आता है ग्रेट हॉर्न राइनो ना। और आपका जो इंडियन एलिफेंट है वो भी ना, जो एशियन एलिफेंट है जो आपका झारखंड का स्टेट एनिमल है, वो भी वनरेबल कैटेगरी में ही आता है। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड माउंट टी, जो ऐसे आपको जैसे भारत के किस राज्य में, दो बार किस हो गया है, ती पर्वत मिलेगा, ओके। ती पर्वत कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड। यहाँ से देखने से नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। आंसर इसका नागालैंड होगा ना। तो नागालैंड याद रखिएगा, यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अगर डिस्कस कर दें आपसे तो देखिएगा, गारो, खासी और जयंती है तो आपको भूल नहीं सकते हैं, मेघालय में आता है, अभी इसको कवर नहीं किया हूँ मैं। मिकिर का हिल्स है आसाम में मिलेगा। उसके बाद अबोर या फिर मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जनजाति अगर पूछ देंगे तो छोड़ के मत आइएगा, मिसमी जनजाति जो है से यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद पटकई रेंज आपको पता होगा, 4 स्टेट से गुजरता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, तो इसको याद रखिएगा, ये है पटकई रेंज। उसके बाद मिजो या फिर लुसाई हिल्स आपको मिजोरम और त्रिपुरा में ही देखने को मिलेगा। तो मिजो हिल्स है, या इसको लुसाई हिल के नाम से भी जाना जाता है। आंसर नागालैंड हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्यत, किस नदी को व्यत के नाम से भी जाना जाता है, झेलम, जास्कर, तवी या फिर सायलोक, सायोग लिखा हुआ है, सॉरी। तो यह झेलम है ना, तो झेलम रिवर को व्यत के नाम से भी जाना जाता है। इसको वितस्ता रिवर के नाम से आप लोग जानते हैं। वैदिक ऋग्वेदिक अगर काल में आप लोग जाइएगा तो वैदिक नेम इसका वितस्ता आता है, ओके। क्वेश्चन 10 है, वेन वाज सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन स्टार्ट इन इंडिया। कहने का मतलब है कि जो सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो कब शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था 1991 में। डायरेक्ट याद रखिएगा सरस्वती सम्मान के बारे में, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। यह जो है संविधान में के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं।
तो 22 भाषाओं में यह जो है से दिया जाता है अवार्ड, इसको याद रख सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था सरस्वती सम्मान, वह दिया गया था, क्या नाम है उनका, हरिवंश राय बच्चन। ओके ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, क्या हुआ है, सट गया है वहाँ पे वर्ड। तो कब हुआ था क्या, यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा। तो उसके लिए मिला था उनको, और जो भी लेटेस्ट 2021 के लिए मिला है देख लीजिएगा, सॉरी 2021 के लिए, उनका नाम है रामदर्श मिश्रा ना। तो मिश्रा जी को मिला है सरस्वती सम्मान 2021 के लिए 2022 में 7 अप्रैल को मिला है, जिस दिन आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 1991 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश of fluid secreted by new mothers during the initial days of lactation contains nutrients that boost a baby's immune system and help fight infection। कहने का तात्पर्य है कि जैसे देखते होंगे आप लोगों को पता होगा, लैक्टेशन समझ में आता है ना, लेबर के बाद जो एक जो फीमेल्स होते हैं उनको बोला जाता है लैक्टेटिव मदर। ओके, तो कुछ दिन के बाद जो उनका जो होता है से एक कोलोस्ट्रम जो है से निकलता है, ठीक है, जो एक फ्लूइड निकलता है ओके, तो ब्रेस्ट से, तो वो जो है से कोलोस्ट्रम होता है, वो जो होता है से बच्चों लोगों को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया जाता है, करता है, और इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। तो बोला जाता है कि 6 महीना जो है से बच्चों को कुछ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। तो यही सब जो है से काफ़ी हेल्प करता है बेबी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, और इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है। तो ये इसका नाम है कोलोस्ट्रम ना, ध्यान रखिएगा। फीमेल में अगर हार्मोन के बारे में बात करें, थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, तो याद रखिएगा एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके ना, और एक और होता है अभी तो याद नहीं आ रहा है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में याद रखिएगा, और मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है ना। सारा चीज़ माइंड से निकल जाता है कभी कभी। व्हाट इज द नेम ऑफ द झूमिंग एग्रीकल्चर इन वेस्टर्न घाट्स कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया हूँ, ऐसे सीजल में क्वेश्चन ए आया था कि जो झारखंड में जो आपका जो प्रिमिटिव फॉर्म होता है एग्रीकल्चर का, वह जो है से क्या, उसका नाम क्या होता है, क्या है, ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे। तो उसको करुआ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एक्चुअली में ये था, तो मैं जो है इसको चेंज कर दिया हूँ, वेस्टर्न घाट, करुआ, दाहिया, पेंड्री या फिर कुमारी। सही आंसर इसका कुमारी हो जाएगा। वेस्टर्न घाट में जो है कुमारी इसको बोला जाता है झूमिंग एग्रीकल्चर को ना, ध्यान रखिएगा। झूमिंग एग्रीकल्चर को आप लोग स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। और झूमिंग जो नाम है इंडिया में मेनली रूप से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में दिया जाता है। देख सकते हैं झूमिंग जो नाम दिया जाता है स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर का, नॉर्थ ईस्टर्न साइड स्टेट में दिया जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक है, टी छूट गया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ में भी इसको झूमिंग कहा जाता है। कुमारी जैसा कि क्वेश्चन में था, वेस्टर्न घाट इसका आंसर हो गया। इसको बेवार या फिर दाहिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। भाई इतना मिस्टेक कैसे हो गया, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इसको खील बोला जाता है हिमालयन रीजन में। इसको वालरे या फिर वाल्ट्रे बोला जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। उसके बाद इसको ब्रिंगा बोला जाता है, या फिर पामा दाबी या फिर कोमान बोला जाता है उड़ीसा में। पेंडा या पोडू इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश में, और फिर करुआ बोला जाता है झारखंड में। तो ये सारा जो है से आपको देखने को मिलेगा। जो स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर है, झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, उसका अलग अलग स्टेट में उसका नाम वेरी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर तो आपका कुमारी मिल गया। बाकी ये जो ब्राज़ील होता है उसमें इसको रोका के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और आपको इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। द भाजा केव्स आर लोकेटेड इन, भाजा केव्स कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। आंसर इसका महाराष्ट्र होगा ना, वहीं पे जहाँ पे अजंता एलोरा की कोप्स है, जो कि फर्स्ट टाइम 1983 में उसको यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, एलोंग विथ ताजमहल भी ना, 1983 में ही इस क्लब को शामिल किया गया था। तो वहीं पे भाजा केव्स देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में बराबर केव्स है ना, बिहार में बराबर केव्स है, इसको नोट मत कीजिएगा बराबर को, अभी शायद मेरे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो इसको कर दूंगा। ओके ना, तो इसको देख लेते हैं। ऐसे तो याद आ रहा है कि बराबर केव्स बिहार में ही है। आंसर इसका बी हो गया महाराष्ट्र, भाजा केव्स यहीं पे पाया जाता है। इन विच ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कम्प्लीटली सीज्ड, बोला जा रहा है कि किस वर्ष जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 1917 में, 1934 में, 1923 में या फिर 1943 में। आंसर इसका हो जाएगा 1934। तो 1934 में ही जो है 7 अप्रैल ही डेट था इसका भी, 7 अप्रैल 1943 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1934 में पूरी तरह से जैसे समाप्त हो गया था। शुरू कब किया गया था, जब से 12 मार्च 1930 में आया था, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए टोटल अब 385 किलोमीटर चल गए थे पैदल।
तो उस समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, और जाके खत्म हुआ था 1930 में, हुआ था 12 मार्च, और 1934 में यह खत्म हो गया था 7 अप्रैल को। तो इसको याद रखिएगा, गांधी जी से रिलेटेड है। ओके। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आपको पता होगा, बिहार में नील की खेती को लेकर रामचंद्र शुक्ल बुलाए थे, तब जाकर महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी का पहला भारत में सफल सत्याग्रह था। गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश एंड वायलेट लाइट लिविंग येलो लाइट। कहने का मतलब है कि कौन कौन सा लाइट जो है, सोना और तांबा जो है पीले रंग को छोड़कर डैश और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। ग्रीन, ब्लू, रेड या फिर ऑरेंज। आंसर इसका नीला होगा। नीला और जो वायलेट और बैगनी प्रकाश होता है वह जो है सोना और तांबा जो है इसको एब्जॉर्ब करता है। देखिए दुनिया में सिर्फ दो ही मेटल है, अगर बोलें गोल्ड यानी कि ऑरियम गोल्ड और कॉपर, तो दो ही मेटल है जो कि नॉन सिल्वरी मेटल है। तो नॉन सिल्वरी मेटल दो ही है। सारा का सारा देखिएगा तो व्हाइट लाइट सबको भी जो है व्हाइट, ऐसे तो लाइट बोल नहीं सकते हैं, दूसरा कलर का लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है, बट इन लोग जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही करता है, पीला प्रकाश को वह छोड़ता है ना। ओके ना, तो पीले प्रकाश को छोड़ता है, और जो है इन लोग जो है जो ब्लू होता है और वायलेट रंग को अवशोषित कर लेता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो आपको तो पता होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो जिस कलर का प्रकाश को जो छोड़ेगा ना, यानी रिलीज करता है ना, उसी कलर का दिखता है। तो ऑरियम गोल्ड जो है इसे हल्का पीला देखने को मिलता है। तो पीला धातु बोला जाता है गोल्ड को, पता होगा। पीले धातु का जो है दाम इतना उछला, आपसे न्यूज में सुने होंगे। तो गोल्ड के बारे में बात किया जाता है। तो गोल्ड और यहाँ पे कॉपर दो होता है। तो याद रखिएगा, ये जो होता है बैगनी और ब्लू लाइट को यह एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है ना कि उसको इमिट नहीं करता है, पीला प्रकाश को यह से इमिट करता है, इसीलिए इसको पीला दिखेगा आपको। ठीक है, तो दो ही ऐसा होता है नॉन सिल्वरी मेटल। ओके ना। गोल्ड जो होता है ना पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। तन्य समझते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा आप तार बना सकते हैं। और सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वह होता है आपका अर्जेंटिनम यानी कि सिल्वर। इसको ध्यान रखिए, सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई धातु है ही नहीं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्वेश्चन बताइए, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है वह किस लाइट में सबसे ज़्यादा होता है? एज पर द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच गोल टॉक्स अबाउट द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ था कि लोगों को अगर ध्यान से नहीं देखा जाता तो हवा भी नहीं लगता। तो ये छठा गोल के बारे में बात करता है ना कि यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 से 2030 तक, आप लोग को कितना गोल अचीव करना है? आप लोग को टोटल 17 गोल को अचीव करना है। फर्स्ट 5 तो कम से कम याद होना ही चाहिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। छठा में आता है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का, जिसको अचीव करना है 2030 तक। देख लीजिए लिस्ट है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन है, जीरो, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी है। यहाँ पे देखने को मिलता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन लिखा हुआ है। जितना गोल है ना उस सबको देख लीजिए। क्लाइमेट पर आप लोग चर्चा करते रहते हैं हमेशा से, अभी COP27 होने वाला है, कहाँ होगा आज पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, ऐसे ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, होने वाला है। तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं, लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं 14 में, 15 में और लैंड के बारे में बात करते हैं। अंतिम क्या है? देखिए हम लोग चाहते हैं ना कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स होना चाहिए। जितना भी गोल आप लोग अचीव किए हैं, मतलब अचीव करना है, उसके लिए पार्टनरशिप ही नहीं होगा तो फिर कैसे गोल अचीव होगा भाई? अकेले आदमी थोड़ी ना गोल अचीव कर लेगा। ये क्लाइमेट है, लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात किया जा रहा है, पॉवर्टी खत्म करना है, तो ये सब एक आदमी का या एक देश का थोड़ी ना मतलब एक हाथ में होता है कि खत्म कर लेगा पूरा वर्ल्ड से। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को जो सब साथ मिलकर आना पड़ेगा, तब जाकर सबका साथ सबका विकास होगा, तभी जाकर ये सब खत्म होने वाला है। तो आंसर इसका 6 गोल हो गया, तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट 5 तो याद रख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वाला होगा, पता नहीं, लगता है कि अभी एसएससी में पूछ देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तो सब ध्यान रखिएगा। किंग ललितादित्य मुक्ति पिदा लिखा हुआ है, वह कहाँ पे रूल किए थे? गुजरात में, सिक्किम में, मैं ना बार बार ऐसा ही होता है, केरल बोलता हूँ तो केरला बोलाता है, कश्मीर में। तो ध्यान दीजिएगा, यह कश्मीर में बिलोंग करते थे। ये जो था ना कारकोदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कारकोता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किंग ललितादित्य मुक्ति पिदा, इनके बारे में एड्रेस सकते हैं, कश्मीर में रूल किए थे। अच्छा एक बात बताइए, अभी जम्मू एंड कश्मीर है और एक बना लद्दाख, ये सबका कैपिटल याद है या भूल गए हैं आप लोग? लद्दाख का तो मैं बता दूंगा, ले जम्मू कश्मीर का बता देता हूँ। 2 इसका कैपिटल है, एक होगा जम्मू, एक होगा कश्मीर। अब कौन समर कैपिटल होता है और कौन है से विंटर कैपिटल होता है, ये आपसे क्वेश्चन है। क्योंकि जब समर से विंटर, विंटर से जो समर और कैपिटल इसका मूव किया जाता है, तो उसको बहुत ही एक फेमस नाम दिया गया है जिसका नाम है दरबार मूव। तो
इसको दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। सब कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। तो बताइए कि समर कैपिटल कौन सा है जम्मू कश्मीर का, और विंटर कैपिटल कौन सा है। अभी विंटर कैपिटल है तो अब विंटर कैपिटल विंटर में कहाँ जाएगा बताइएगा जरा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स वाज, ये सब क्वेश्चन को ना आप लोग ना अथवा में लेकर मत चलिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, यहाँ पे गलत हो गया है। खेलो इंडिया 2000, यहाँ पे देखिए सही था, खेलो इंडिया 2021 में जो कौन सा गेम पहली बार जो है से जोड़ा गया था, यह योगासन था ना, ध्यान रखिएगा। योगासन जो था पहली बार योग दिवस कब मनाया था आप लोग, 2015 में, इसको याद होना चाहिए। तो योगासन है 21 जून को आप लोग मनाते हैं, तो पहली बार इसको स्पोर्ट को इसमें डाला गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। ओके, तो हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स अकर्ड, आपको सजाना है कालानुक्रम, मतलब जो पहले आया और फिर बाद में आया। तो सबसे पहले देखिए टाइम पास करने का क्या मतलब है, सिपाही मेटनो यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, डी आ गया। उसके बाद आया था 1922 में ना, 22 में था जी, चौरी चौरा कांड, तो 1922 में आया, तो यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट अभी तुरंत बताया, याद आ रहा है, भूल चुके हैं। ये आया था 1930 में, ओके ना, ये सब डेट नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे फिर पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है। तो 1930 में आ गया बी, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया 1942 में, अगस्त मूवमेंट के नाम से जानते हैं, तो ये आपका आ गया सी। डी ए बी सी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी में, 3 में, तो इसको मैच कर लीजिए इस तरह से। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को पता चल गया होगा, बट बहुत टफ टाइप पूछते हैं। मैप्स क्रिएटेड बाय यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स आर कॉल्ड डैश मैप्स। देखिए एरियल फोटोग्राफ्स आता है यानी हवा से, हेलीकॉप्टर से या फिर एरोप्लेन से फोटो खींचा जाता है, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग उसको पेज पर जैसे जब छापा जाता है, उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है ना, जैसे कि फोटोग्राफ उसको थोड़ी ना उसको छाप दिया जाएगा, ओके, उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग पुस्तक पर उसको अच्छा से स्टडी कर सकते हैं। तो उसको ऑर्थो फोटो के नाम से जाना जाता है ना, ऑर्थो फोटो बोला जाता है, एरियल फोटो नहीं बोलते हैं, ऑर्थो फोटो बोलते हैं। जब भी आप लोग मैप के बारे में देखते हैं तो नॉर्मली कितना तरह का मैप होता है, 3 तरह का मैप आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को पॉलिटिकल मैप होता है, उसके बाद एक होता है आपका फिजिकल मैप, उसके बाद होता है थीमेटिक मैप, तो ये सब होता है, तो नॉर्मली आप लोग को पता होना चाहिए। पॉलिटिकल मैप में आप लोग को स्टेट का बाउंड्री या फिर कंट्री का बाउंड्री देखने को मिलता है। फिजिकल मैप में जो फिजिकल फीचर्स होता है, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, और भी कहीं पे प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सब डिस्कस किया जाता है फिजिकल मैप में। और थीमेटिक मैप जो होता है कोई पार्टिकुलर थीम पे बेस्ड होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 2022 में अगर मैं चाहूँ कि झारखंड का डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें क्या है, उसमें बारिश अच्छा से नहीं हुआ, तो कहाँ पे कितना मिलीमीटर वर्षा हुआ, उस पर अगर बेस्ड हम लोग एक मैप तैयार करें तो उसको हमको थीमेटिक मैप बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए सेक्शन 3 झारखंड जी के आता है। एज पर द महाभारत झारखंड वाज रिफर्ड है, झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, इसको पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में उसको पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये मैं बनाया स्लाइड को उठा लिया हूँ, तो थोड़ा इसमें मुझे कम मेहनत करना पड़ा, ओके ना। तो बार बार इसको लिखने का क्या मतलब है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बार बार इसको उठा कर यहाँ पे पटक दूंगा, ओके। ये होता है स्मार्ट स्टडी, अब उसको होता है हार्ड स्टडी, इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करना है। संथाल परगना को देख लीजिएगा, इसको ना एंशिएंट टेम्पोरल जमाने में नारी खंड के नाम से जाना जाता था। वेरियस नेम्स ऑफ झारखंड इन डिफरेंट टाइम्स देख लीजिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश लिखा हुआ है। मुगल काल में इसको छोटा नागपुर को खुखरा के नाम से जाना जाता था। त्रिवेदी पीरियड में इसको किक्कट प्रदेश में जाना जाता था, गिरिडीह वाला रीजन काफ़ी मतलब इसमें आता है। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो कि संथाल परगना को इसको कजंगला बोला गया है, कजंगला। और मौर्यन पीरियड में हरिसेन के द्वारा जो है से मुरुंड देश बोला गया है छोटा नागपुर को ना, ध्यान रखिएगा। हरिसेन कौन सा बुक लिखे थे बताइए। पुंडरीक देश इसका आंसर हो गया, ओके। तो ये सब स्लाइड को मैं सेव करके रख लिया हूँ, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अरे भाई इसका आंसर पता चल गया। नीलांबर एंड पीताम्बर द 2 ब्रदर्स हु लेड 1857 वार इन पलामू डिस्ट्रिक्ट नाउ लातेहार डिस्ट्रिक्ट वेयर बिलोंग टू। तो ये जो है खरवार ट्राइब से बिलोंग करते थे, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। देखिए सबर ट्राइब मत लगाइएगा, सबर जो था इनको इन लोग का क्लेन था, ओके ना, सबर क्लेन था एक तरह का, आप लोग बोलते हैं ना वंश टाइप का कुछ, तो उस तरह से इन लोग का क्लेन था, इसको याद रखिएगा। खरवार जनजाति से बिलोंग करते थे। एक तरह क्लेन उपजाति आता है इस तरह का ना, देख लीजिएगा, उपजाति बोल सकते हैं क्लेन को।
तो खरवार ट्राइब हो गया। ये देखिए आप क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसमें पलामू डिस्ट्रिक्ट ही था, बाद में लातेहार हो तो अब ये लातेहार में चला गया, तो पहले ये पलामू ही था। तो पलामू ही था। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आपको पता नहीं है, आप पलामू बोल दिए, ऐसे कैसे हो गया। तो देखिए भाई पहले पलामू ही था, डिस्कस करता हूँ डिटेल में इसको। पहले पलामू ही था। 4/4/2001 को क्या हुआ, लातेहार झारखंड का जो है 19वां जिला बना, और तब जाकर जो है से लातेहार अलग हो गया, तब जाके ये जो प्लेस है वह जो है से लातेहार में चला गया, इन लोग का जो बर्थ प्लेस था। अभी देखिएगा ना, जो झारखंड में जो एनपीयू बना है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, 2009 में इन्हीं लोग के नाम पर है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ओके ना। तो इसको देख लीजिएगा, खरवार ट्राइब से बिलोंग करते थे। भोक्ता क्लेन याद रखिएगा ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलांबर पीताम्बर से रिलेटेड। 2 भाई थे, 1 पर्सन नहीं थे, अलग अलग नाम है। इन द टोटल आयरन रिजर्व द झारखंड रिजर्व, झारखंड जो है आयरन के रिजर्व में कौन सा स्थान पे है, तो ये सेकंड स्थान पे हम लोग आते हैं। आप लोगों को मैं डिस्कस किया था कि लगभग 28% के आसपास हमारे पास कोल है, 27 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, तो लगभग मैं 28 ही बोलता हूँ। तो 28% के आसपास कोल है हमारे पास, 26% जो है हमारे पास आयरन और रिजर्व है, और 18% हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉपर और है ना, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट के प्रोडक्शन में हम लोग जो 7वां स्थान पे है, सब याद रख सकते हैं। और हम लोग तो नंबर 1 पे है, किस में, हम लोग का जो कोल है उसमें नंबर 1 है, और आयरन में नंबर 2 है, इसको याद रखिएगा। पूरा मिनरल का 40% जो है मिनरल सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है, मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया इसको कह सकते हैं आप लोग। आंसर इसका बी हो गया, सेकेंड। मन तो करता है ना कुछ क्वेश्चन पूछ लें आपसे। डोम्बारी बुरू लिखा हुआ है का संबंध किस आंदोलन से है, हो रिवोल्ट से, संथाल हुल से, बिरसा उलगुलान से, या फिर ताना भगत मूवमेंट से। आपको पता होगा डोम्बारी बुरू, बुरू मतलब पहाड़ होता है ना, याद रखिएगा। तो ये पहाड़ पर जो है से बिरसा मुंडा जो है एक जो है से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां से इनको अरेस्ट किया गया था, मतलब धरपकड़ शुरू हो गया था। तो बिरसा उलगुलान से यह बुरू जो डोम्बारी बुरू है उससे रिलेटेड है। हो रिवोल्ट तो पता होना चाहिए, हो लोगों को लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल हुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30 जून 1855 ना हुल विद्रोह हुआ था, संथाल रिवोल्ट, तो 30 जून को हुल दिवस ही मनाते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 का है, जतरा भगत या उरांव के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि बाद में असहयोग आंदोलन मिल गया था 1920 में, याद है ना। अभी ताना भगत वाले जो लोग थे वह लातेहार कोर्ट में क्या कर रहे थे, आंदोलन कर दिए थे, शायद कुछ पत्थरबाजी किए थे, आंदोलन क्या करेंगे हम लोग। द सीएम हेमंत सोरेन लॉन्च द पोर्टल हमार आपन बजट इन व्हिच ईयर, किस वर्ष जैसे हमार आपन बजट लॉन्च किया गया था, 2020, 2021, 22 या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऐसा कैसे हो सकता है, हर साल लॉन्च होगा। 2021 में जो है से इसको लॉन्च किया गया था, हमारा आपन बजट। एक पोर्टल है जिसके तहत लोगों से सजेशन मांगा जाएगा और उसके आधार पर बजट तैयार किया जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप बोल सकते हैं हेमंत सोरेन जी का, तो 2021 में किया गया था। बाकी एक आपकी सरकार आपके द्वार जो था, ये भी योजना अप्रिसिएबल है, ओके, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लोगों का जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो काम होगा ही। उतना तो नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, जितना आप लोगों का प्रॉब्लम है उतना तो हल नहीं हो पाएगा, बट कुछ तो होगा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है, तो कुछ तो होने वाला है, तो ये अच्छा स्टेप बोल सकते हैं। 2021 में 2 इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताता हूँ जो कि आपको याद रखना चाहिए। आप लोगों को पता होगा बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस कब है, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को पहली बार 2021 में ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो अब से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, और दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा अभी 2022 में आएगा। तो आया तो नहीं है अभी ना, अभी अब लोग 31 अक्टूबर में आप घुसे हैं, अभी हम लोग घुसने वाले हैं नवंबर में, तो आएगा 15 नवंबर, तब उसको देख लेंगे। तो 2021 में आएगा। बाकी जो गुरुजी रसोई योजना है, गुरुजी रसोई योजना, पहले इसको मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम से जानते थे, तो इसको गुरुजी रसोई योजना किया गया है 2021 में ही। 5 रुपये में मिल जाएगा भाई खाना पीना पूरा, अच्छा मस्त, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। 2011 में लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री दाल भात योजना। सीएम कौन थे ये बताइए। द फेमस बुक्स ऑफ खोरठा लैंग्वेज नेम्ड मेघदूत एंड छाबी काटी वर रिटेन बाय, छवि काटे तो नहीं बताया था, लेकिन मेघदूत लास्ट का जो जेपीसी कॉर्नर था, आप लोग को याद होना चाहिए, जेपीसी कॉर्नर में मेघदूत को डिस्कस किया गया है, याद आ रहा है या भूल चुके हैं। तो मेघदूत है या और छवि काटी ये लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी के द्वारा, ओके, थोड़ा मेमोरी में ज़्यादा सेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग का दिमाग होता है ना, आप लोग सोचते होंगे ना कितना पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे, ऐसा सोचना ही बंद कर दीजिए। जिस दिन ऐसा सोचेंगे ना कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है, ब्रेन में जाएगा ही नहीं।
बस जो है से आप लोग ये सोचना है कि बस हमको पढ़ना है, मेमोरी में सेट कर लेना है। ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ी ना लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, जितना डालिएगा उतना जाने वाला है। ओके, समझ गए। तो इसमें जो है से आप लोग को ऐसा चीज कभी सोच के मत चलिएगा, जीएस का पोर्सन एक बहुत वास्ट पोर्सन है, और डेली का डेली जो है से आप लोग को नया नया चीज़ बनते रहता है, और करंट अफेयर तो पूछते ही रहते हैं। तो अगर इस चीज़ को माइंड में लेकर चलिएगा तो कभी नहीं पढ़ पाइएगा जीएस, और सीखने के भी उसे पढ़िएगा तो सब चीज़ माइंड में धीरे धीरे आपका सेट हो जाएगा। तो इसी याद रखिएगा। तो श्रीनिवास पानूरी इसका आंसर हो गया। हाउ मेनी टाइम्स डिड लॉर्ड रामा विजिट रामरेखा धाम इन सिमडेगा ड्यूरिंग हिज एक्साइल। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में रामरेखा धाम है, आपको याद होना चाहिए। तो राम जो है से 2 बार आए थे ना, याद रखिएगा। सिमडेगा झारखंड का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, 159 किलोमीटर स्क्वायर। एक बैरल में इतना ही लीटर तेल होता है ना, ये भी याद रख सकते हैं। सिमडेगा, अभी कुछ डिस्कस करना है सिमडेगा के बारे में, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, चलिए अभी कुछ आगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग झारखंड पीपल गोट इंटरेस्टेड इन इंटीरिंग पॉलिटिक्स। पहले लोग पॉलिटिक्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन जब से नागवंशी डायनेस्टी आया तब से लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो नागवंशी डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट है, फनु मुकुट राय के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ओके ना। और बाकी नागवंशी और आपको याद होना चाहिए रक्सेला डायनेस्टी, याद है ना, रक्सेला पलामू का डायनेस्टी। इन लोग दोनों के बीच में जो वार हुआ था उसको कोराम्बे में वार हुआ था, जिसको कि भारत का हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं, और यह गुमला में हुआ था। ये चीज पता होना चाहिए, कोराम्बे ना, कोराम्बे टेम्पल भी तो बताया था आपको। नागवंशी डायनेस्टी हो गया आंसर इसका। अलग अलग डायनेस्टी हैं, बहुत क्वेश्चन आ चुका है, बहुत लंबा पोर्शन है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया टू द झारखंड। देखिए बोला जा रहा है जो सेक्स रेशियो है इंडिया का और झारखंड, उसका डिफरेंस क्या है। 948, 947 या फिर 5 और 12, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 948 लगा दें, गलत हो जाएगा। आंसर इसका 5 होगा, कहिए क्यों। नेशनल जो एवरेज है वह है 943 जो सेक्स रेशियो है, और इन झारखंड का जो सेक्स रेशियो है वह 948 है। डिफरेंस पूछा आपसे तो 5 आंसर होना चाहिए। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए अगर उन लोग को मन होगा तब, क्योंकि 947, 948 सब घिसा पिटा चीज हो गया। ओके, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और टफ बनाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, तो कॉमन सेंस जो अपना होता है ना उसको थोड़ा सा ना चालू रखिएगा एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन कैसे भी पूछे तैयार रहना है। तो आंसर इसका 5 हो गया। बाकी झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी 414 है, इसको याद रखिएगा। इंडिया का नेशनल एवरेज 382 है। धनबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको याद रख लीजिएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, बता दिया। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन पूछ चुके हैं। 17 किलोमीटर स्क्वायर जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरे इंडिया में। और धनबाद तो सबसे ज़्यादा हो गया, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी बता दिया था सिमडेगा में था। धनबाद में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, लगभग देखने को मिलेगा आपको 1300 के आसपास, 1316, 13 के आसपास जो है देखने को मिलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत ज़्यादा है। ओके, 414 नेशनल स्टेट का टोटल है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सब डेटा याद रखिएगा। विच रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन कुरमाली ट्राइब्स। कुरमाली ट्राइब आपको पता होगा कुर्मी जनजाति के लोग थे, अभी बोल रहे थे कि हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डालिए, शेड्यूल ट्राइब में डालिए। ओके, तो अभी इस न्यूज में काफ़ी चल रहा था, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दामोदर रिवर ना। तो दामोदर रिवर जो है उसको कुर्मी जो जनजाति में लोग इसको पवित्र मानते हैं। अजय रिवर पता है, इस पर मोतीझरा वाटरफॉल है, और यह देवघर में ही बहती है। कहाँ पे है मोतीझरा, साहेबगंज में। अजय रिवर जो है से आपको देवघर में देखने मिलेगा रोहिणी विलेज, जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुआ था झारखंड में। तो याद रखिएगा अजय रिवर इंपॉर्टेंट है। और स्वर्णरेखा रिवर पर तो आपको पता होगा चांडिल डैम पे है, और हुंड्रू फॉल है रांची में, और चांडिल डैम है आपका सरायकला खरसावां में। म्यूराक्षी मोर नदी के नाम से ही जानते हैं। कहाँ से निकलती है यह, तो यह त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। यह कहाँ पे है, यह देवघर में है म्यूराक्षी रिवर। मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में मोर लिख दिया हो ना, तो कन्फ्यूज मत कीजिए कि म्यूराक्षी को मोर क्यों लिख दिया। हु वाज द, अच्छा हाँ जेपीसी कॉर्नर आ गया। हु वाज द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड टू प्ले इन द ओलंपिक्स। बोला जा रहा है कौन सी वुमेन थी जो कि पहला बार जो है ओलंपिक खेली थी, तो उनका नाम है निक्की प्रधान। इनको याद रखिएगा, रियो ओलंपिक 2016 में पहली बार खेली थी, रियो ओलंपिक 2016। ओके ना, और आंसर तो बी हो गया। सुमराई टेटे, एक सेकंड थोड़ा समय दीजिए। सुमराई टेटे जो है फर्स्ट ऐसे प्लेयर हैं जिनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है ना। ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली पहली हॉकी के प्लेयर हैं, इसको याद रखिएगा, सुमराई टेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवार्डेड पद्म श्री इन 2016। और हाँ, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा एल्बर्ट एका भी चर्चा कर रहा था। एल्बर्ट एका जो स्टेडियम बनाया जा रहा है वो आपको सिमडेगा में ही बनाया जा रहा है, और इनका ये जो है से आपका हॉकी के लिए रहेगा ना। और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है क्रेडल ऑफ हॉकी, ध्यान रखिएगा, क्रेडल ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट को। विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवार्डेड पद्म श्री इन 2016। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो इसको मैं बताया था, दीपिका कुमारी थी पर्सन। ओके, 2016 में इनको पद्म श्री मिला है और 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला है, याद रख लीजिएगा, अर्जुन अवार्ड मिला है। और एम एस धोनी को पद्म श्री 2018 मिला है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी अभी ड्रोनी को लेकर न्यूज में थे, जो कि आपको पता होगा गरुड़ा एरोस्पेस जैसे बनाया था इनका एक नाम से ड्रोन। आंसर दीपिका कुमारी होगा, यह एक आर्चरी का प्लेयर है ना, याद रख लीजिएगा। उसके बाद छऊ मस्कट है 34वां नेशनल गेम का, आपको पता होगा वाज क्या, जो छऊ जो था वो क्या था, ये जो छौआ था वह जो है बेबी डियर था। तो याद रखिएगा जो 34वां नेशनल गेम था वह जो है से जो मस्कट था वह एक डियर था। ओके, याद रखिएगा बेबी डियर था, डियर भी नहीं बेबी डियर था। 36वां नेशनल गेम तो पता होगा, अभी सावक था उसका मस्कट। टोटल 18 मेडल नहीं, 18वां स्थान पे हम लोग रहे थे, 13 मेडल हम लोग जीत पाए थे, ध्यान रखिएगा। 36वां नेशनल गेम गुजरात में हुआ था। और ये जो 34वां नेशनल गेम हुआ था ये आपको रांची में देखने को मिलेगा, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में, तो इसको इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें झारखंड जैसे ओवरऑल 5वां स्थान पर रहा था 96 मेडल के साथ। द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज, बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसे पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, याद रख लीजिएगा ना, प्रेमलता अग्रवाल पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी झारखंड से। प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री मिला है 2013 में, ये आइडिया जरूर रखिएगा। ओके, पद्मश्री इनको मिला था 2013 में। और इनको हेल्प किया था तो टाटा आयरन स्टील ना, तो टाटा कंपनी था से इनको हेल्प किया था ताकि आप लोग जा सके, क्योंकि जाने में आप लोग आराम से नॉर्मल पर्सन आप लोग एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते हैं, उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है ना, पता चला कि जाके चढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। आंसर इसका डी हो जाएगा बोकारो। धनबाद में ना रेलवे स्टेडियम देखने को मिलेगा, पहले भी डिस्कस किया था, रेलवे स्टेडियम धनबाद में है। बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। सिमडेगा में भी तो डिस्कस कर ही दिया। एल्बर्ट एका स्टेडियम जो है से बन रहा है, अभी पता नहीं चालू हुआ कि नहीं, भी तो थोड़ा पुराना न्यूज देखा था। उसके बाद जमशेदपुर में आपको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम है किरण स्टेडियम। तो चारों के चारों याद रखिएगा, तो एक क्वेश्चन था, 4 बता दिया। सिमडेगा का तो अभी चर्चा किया था, यही जो एल्बर्ट एका स्टेडियम है इसको ना क्रेडल ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट को, तो हॉकी के प्लेयर को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो यही था सेक्शन 4 खत्म हो चुका है जेपीएससी कॉर्नर का। अब सेक्शन 5 में कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं चलते चलते। NATGRAD इसको बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, एक प्लेटफॉर्म है ब्रिंग्स टुगेदर डेटा फ्रॉम 11 प्लेटफॉर्म। तो पूछेगा कि जो डेटा है वह जो है से कितना जो है से प्लेटफॉर्म से लेता है, तो 11 प्लेटफॉर्म से डेटा जो है से लेता है। तो अभी जो है से बात किया जा रहा था कि जो है से सब जो डेटा जहाँ से भी आप लेते हैं एक ऐसा यूनिफॉर्म जो है से एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 बात करता है, याद रखिएगा यह एक डीपीएसपी का पार्ट है। 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में जो है से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो है से मेंशन है। ओके ना, 36 से 51 तक। और 51 में आपका मौलिक कर्तव्य है, आपको पता होना चाहिए, स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि आप लोग यूएसएसआर का संविधान से लिए हैं, और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पार्लियामेंट अनएनिमसली, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो वर्ड भी अंडरलाइन रहता है तो उसका स्पेलिंग को देख लीजिएगा, उस वर्ड को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। तो अनएनिमसली का मतलब होता है कॉन्सेंसस, यानी कि एकजुट होकर। तो पार्लियामेंट जो है से अनएनिमसली जैसे पास किया एक रिजोल्यूशन 1994 का टू रिट्राइव POK, यानी कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उनको अभी राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी एक न्यूज आ रहा था कि जल्दी जो हम लोग जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। तो एक रिजोल्यूशन 1994 में पास किया गया था, समझ सकते हैं कितना पहले पास किया गया था। तो बोल रहे हैं कि अब हम लोग जल्दी से जल्दी इसको आपसे लेने वाले हैं, इंडिया का यह पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा न्यूज में आ रहा था, देखिए अब खलबली मचेगा पाकिस्तान खेमे में क्या होता है। नेक्स्ट देखिए जो न्यूज आ रहा है, इन बिजारे इंसिडेंट, मतलब एक गजब तरह का होता है, बिजारे मतलब विचित्र होता है। इंसिडेंट 3 पुलिसमैन वेयर सस्पेंडेड फॉर आस्किंग सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई ये,
जज अबाउट हिज होम एंड वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट मतलब होता है सगे संबंधी। तो एक बहुत ही गजब तरह का इंसिडेंट देखने को मिलेगा आपको। ओके कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई पूछा था, सॉरी हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज थे, याद रखिएगा इलाहाबाद कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो उनसे कोई पूछा कि भाई क्या जो है से पुलिसमैन थे कि आप लोग का सगे संबंधी क्या है या कहाँ पे घर है, तो उनको जो है से बता दें सस्पेंड कर दिया गया। बताइए क्या लॉजिक है यार। तो बहुत ही गलत बात है। तो देखिए ये सब नहीं होना चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है। क्वेश्चन मेरा यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कब फॉर्म किया गया था, ये बताइए इलाहाबाद हाईकोर्ट को कब फॉर्म किया गया था। आपको मैं बताया था कि आपको कलकत्ता था, उसके बाद बॉम्बे और फिर उसके बाद इलाहाबाद। सीबीआई याद किया बताया था ना। तो ये जो फॉर्म किया गया था 1862 में कोलकाता और बॉम्बे को फॉर्म किया गया था, और उसके बाद इलाहाबाद को कब किया गया था ये बताइए। पहला कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट था, भारत का सबसे पुराना कोर्ट है। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा आया है उसके अनुसार जो है से 22% जो है से मेन है से अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं ना इंडिया में, याद रखिएगा अल्कोहल को 22% लोग कंज्यूम करते हैं। तो जब 15-16 में 29% जो है से कंज्यूम करते थे, तो डेटा जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, बोल सकते हैं। अल्कोहल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, लास्ट में ओइल होता है न कि एल। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर C295 ट्रांसपोर्ट इज बीइंग सेट अप इन वडोदरा। वडोदरा में C295 ट्रांसपोर्ट जो है सिस्टम डेवलप किया जा रहा है गुजरात में वडोदरा। किसके साथ? टाटा एडवांस सिस्टम के साथ, और एक एयरबस है, ये यूरोपियन जायंट देखने को मिलेगा जो कि विमानन क्षेत्र में कार्य करता है। C295 ट्रांसपोर्ट ना एयर से रिलेटेड है सब। तो याद रखिएगा टाटा एडवांस सिस्टम काम कर रहा है एयरबस के साथ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप देख लीजिएगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप है मस्टर्ड को अभी हाल ही में जो है मस्टर्ड क्रोप इंपॉर्टेंट है, बोल देंगे आपको कि किस फसल को जो है अभी जो है से इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है GM क्रोप के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा वह है मस्टर्ड। GEAC यह कमिटी होता है वही एक क्लियरेंस देता है, नाम है उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था वह BT कॉटन था ना, बहुत बार न्यूज में आया है BT कॉटन। IARI का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। 1904 में इसको फॉर्म किया गया था। डायरेक्टर अभी अशोक कुमार सिंह हैं। अक्टूबर 14 को एक बहुत ही गजब तरह का इंसिडेंट हुआ। 3 ईयर जेल जो है से दिया जाएगा किसको? जो भी डिस इन्फॉर्मेशन जो है से फैलाएंगे। यह इंडिया का नहीं है, टेंशन मत लीजिए, टर्की का है। इंडिया में भी लगना चाहिए, बहुत गलत गलत चीज़ जो है से फैलाया जाता है, जो जिसको जो मन में आता है वो बोल देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, आपको आज़ादी मिल गया आर्टिकल 19 के तहत, इसका मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो टर्की जो है से ऐसा करने वाला है। यहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन लॉ लगाया गया है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। डिस इन्फॉर्मेशन लॉ पूछेगा किस कंट्री में लगाया गया है? तुर्की। कैपिटल इसका अंकारा और करेंसी यहाँ पे लीरा चलता है। एज पर द BCCI के बताइएगा, BCCI का न्यूज निकल कर रहा है कि वुमेन क्रिकेटर को अब जो है 15 लाख, 6 लाख और 3 लाख रुपया दिया जाएगा टेस्ट मैच के लिए, ODI के लिए और T20 के लिए रिस्पेक्टिवली। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। 15 लाख मिलेगा अगर जो टेस्ट खेलता है, ज़्यादा दिन चलता है टेस्ट, उसका जो ODI खेलेगा उसको 6 लाख मिलेगा, और जो 3 लाख मिलेगा वह जैसे T20 के लिए मिलेगा, वह पर मैच का है। ओके ना, ध्यान रखिएगा। पूरा मतलब एक मैच के लिए बोला जा रहा है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। पता चला कि एक साल में मिल रहा है तो फिर कैसे चलेगा, ये पर मैच के लिए है। सॉरी, ये मैं एक्चुअली में देखा नहीं हूँ एक्चुअली में कि पर मैच के लिए है या फिर पर सीरीज के लिए है। इसको चेक करूंगा फिर बताऊंगा ना। बट अभी फॉर द टाइमिंग तो मेरे माइंड में ये भी नहीं है, वहाँ पे दिया होने थे जहाँ से मैं पढ़ा। बट इसको मैं चेक करूंगा कि पर मैच है या फिर पर सीरीज है, क्योंकि T20 का एक श्रृंखला होता है। तो हो सकता है कि पर मैच दिया जाता है या फिर जो है से पूरा एक सीरीज का दिया जाएगा। तो इसके बारे में मुझे आइडिया अभी नहीं है। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उस समय जरूर जो है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके ना। BCCI के भी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है इस जो बताइएगा? BCCI COP27 अभी चर्चा कर रहा था COP27 के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COP27, तो इसी का यह नाम है। तो अभी जो है से यह शर्म अल शेख में होने वाला है। तो यह सर इजिप्ट में है, तो इजिप्ट इसको ध्यान रखिएगा। ओके ना, तो इजिप्ट में होने वाला है COP27। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद है, याद रखें इनके बारे में। इनका ग्रेव दिल्ली में है ना, और बाकी इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी का राजघाट में है ना, इसको देखिएगा। एक स्कीम है
नाडू नेडू प्रोग्राम वह जैसे किस स्टेट में जो है से लॉन्च किया गया है बताइएगा। यह जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है, तो किस स्टेट में लाया गया है आपसे क्वेश्चन है। आंसर देख लिए थे, आंध्र प्रदेश में है ना, इसको देख लीजिएगा, इसलिए इसको मैच नाडू नेडू देखा लगेगा ना कि तमिलनाडु में है, ऐसा नहीं, आंध्र प्रदेश में किया गया है। सेम यहाँ पे देखने को मिलेंगे YS जगनमोहन रेड्डी हैं। YSR कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, YSR कांग्रेस पार्टी। और अभी तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज आ गया था आंध्र प्रदेश से, शायद बोला गया था कि राशन पानी बंद कर दिया जाएगा अगर हमको वोट नहीं देंगे, तो YSR कांग्रेस पार्टी का ही कोई एक नेता थे, तो ऐसा भी न्यूज चलता है। एक केस है देख लीजिएगा, द केस ऑफ टीबी, सॉरी केस नहीं है, वो टीबी का केस है। टीबी का ना बैक्टीरिया देखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है, एक बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज है। तो इंडिया 210 पर लाख पॉपुलेशन, अब देख लीजिएगा इंडिया में जो पॉपुलेशन है पर 1 लाख पॉपुलेशन, उसमें 210 जो है टीबी का केस देखने को मिलता है। 18% डिक्लाइन हुआ है अभी हाल में, तो आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो टीबी है वह किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लंग को करता है या फिर लीवर को करता है, और वही सी बात है लंग को ही करेगा। ओके, जेरी ली अभी एक पर्सन है जो कि रिप बन गया है, यह एक म्यूजिक और पियानिस्ट थे। ओके, पियानो बजाते थे और म्यूजिक यानी कि सॉन्ग गाते थे। दो जो सॉन्ग है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर और होल लोटा सेकंड गोइन ऑन ना। तो दो अगर पूछ देंगे आपसे कि ये जो सॉन्ग है वह किनके द्वारा गाया गया था, तो जेरी ली है, यह पर्सन जेरी ली लेविस, यह यूएसए के है ना, ध्यान रखिएगा। और रेवलिमिड एक ड्रग देखने को मिलेगा जो कि कैंसर को ट्रीट करता है। 2 फरवरी या 4 फरवरी, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। साइना नेहवाल देखिए एकमात्र ऐसे पर्सनालिटी हैं बैडमिंटन प्लेयर जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, तो एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। हाथी देखिएगा, एक हाथी कम्युनिटी, अभी इसको हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि हाथी कम्युनिटी अभी कहाँ पे किस स्टेट में पाया जाता है, तो वह जो है हिमाचल प्रदेश में है। अभी हिमाचल प्रदेश में नवंबर 11 को इलेक्शन भी होने वाला है, तो फिर से आएगा न्यूज़ में, तो चर्चा करेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो 11 नवंबर को यहाँ पे होने वाला है, तो हाथी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। इसको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में जैसे डाला गया है, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 338 बात करता है। चलिए यहाँ पे स्लाइड खाली रहा था, सोचा कुछ डाल दें। तो आशा पारेख जी हैं, देखिए इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 2020 में। इंडियन सिनेमा में दिए जाने वाला सबसे जो बोल सकते हैं कि बड़ा अवार्ड है वह दादा साहब फाल्के अवार्ड है। 2019 में रजनीकांत जी को मिला था और 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये सब चीज़ याद रख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अमिताभ बच्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, पूछ सकते हैं। 2019 और 22 में दिया गया, कोविड-19 चलते नहीं हो पाया था, तो इसको समझ लीजिएगा। दादा साहब फाल्के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोले जाते हैं। 1913 में पहला मूवी उनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, अगर कुछ इसमें अगर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो भी सजेस्ट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।